जवानी ही क्या, जो तूफान ना मचा दे वो जवानी ही क्या। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स के लिए आप इस YouTube चैनल पर रिलाय हो सकते हो। इस चैनल पर आप लोगों को एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, प्री लेवल, मेंस लेवल को अभी नहीं कराया जाएगा, पहले प्री लेवल को कराया जाएगा। इसके अलावा सीएचएसएल, आपके एमटीएस, सीपीओ और जीडी जैसे एग्जाम्स, और एक एग्जाम होता है सिलेक्शन फेज वाला, सिलेक्शन फेज। इन सभी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन सभी एग्जाम्स में जो मैथ्स का पोर्शन आपसे पूछा जाता है, उस मैथ्स के पोर्शन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल पर जो है डिपेंड हो सकते हो। इसके अलावा बाकी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे सीडीएस का एग्जाम है जिसमें आपका काफी अच्छे लेवल का मैथ्स इसमें पूछा जाता है, जो आपके कंसेप्ट पर आधारित होता है, और आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम में भी आपको जो है ये हेल्प करेगा। क्योंकि आपको जो मैथ्स का लेवल कराया जाएगा वो एसएससी सीजीएल और यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम के हिसाब से कराया जाएगा। अगर आपको इस हिसाब से मैथ्स क्लियर करा दिया जाएगा तो ये सभी एग्जाम्स उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट क्वांट बैच है ये हमारा। कंप्लीट क्वांट बैच के अंदर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हर एक टाइप के क्वेश्चंस, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बता देता हूं कि मैथ्स का सिलेबस होता क्या है। देखो, मैथ्स नहीं बोलती एसएससी इसको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको मैथ नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। यानी कि क्वांट मतलब नंबर्स, उसका आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी, आपकी अवेयरनेस कैसी है, उसका आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपकी बुद्धिमत्ता कैसी है, वो इस पेपर के जरिए आपसे चेक की जाती है। देखो, अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं कि सिलेबस क्या है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। किसी भी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में 4 पोर्शन होते हैं, जिसमें एक आपका मैथ्स होता है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं जिसको, एक आपका रीजनिंग होता है, एक आपका जो है जीके जीएस होता है। ये 3 सब्जेक्ट हर एक पेपर के लिए कंपलसरी होते हैं। और जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होता है। किसी में हिंदी पूछी जाती है, जैसे एसएससी जीडी वाले एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑप्शन होते हैं, और एसएससी के मोस्टली सीएचएसएल सीजीएल जैसे एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है। क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जी 25 पर सब्जेक्ट, 25 जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और ये पूरे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं 60 मिनट्स में। किसी एग्जाम में आपको 60 मिनट दी जाती है, किसी एग्जाम में आपको 90 मिनट दी जाती है। तो आपको एवरेज जो है आपको मान के चलना है कि हमें जो है पेपर 1 घंटे में कंप्लीट करना है। इस आदत को आपको बनाना कि हमें सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है ताकि 1 घंटे में पेपर हो जाए। तो सिलेबस को जानने से पहले मैं स्ट्रेटेजी ही डिस्कस आपसे कर लेता हूं। स्ट्रेटेजी क्या है, देखो, अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है, आपको अपने जो है मार्क्स बहुत अच्छे लेकर के आने, तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोग 25 मिनट में करने की ट्राई करो। 25 मिनट्स में आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मैक्सिमम टाइम आपको लगना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस पेपर में ऐसे भी आते हैं जिसमें आप मात्र 5 सेकंड, 10 सेकंड या 30 सेकंड में कवर कर सकते हो। तो ये जो आपका टाइम बचेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेटिव बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये किसी किसी क्वेश्चन में जो आपका टाइम बचेगा, उस टाइम को आपको एडजस्ट करना ऐसे क्वेश्चंस में जिस क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगता हो। जैसे कुछ लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको लैंग्वेज भी पढ़नी होती है, फिर उसको सोल्व भी करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी 1.5 मिनट तक का भी टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो 1.5 मिनट का, जो 30 मिनट जो ज्यादा लगे हैं आपके, 30 सेकंड जो आपके ज्यादा लगे हैं, वो 30 सेकंड आपको दूसरे क्वेश्चंस जो आसान क्वेश्चंस होते हैं वहां से निकाल करके एडजस्ट करने हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को बात। इसी प्रकार आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 20 मिनट में कंप्लीट करने हैं। अब रीजनिंग क्या है, रीजनिंग तो एक कॉमन सेंस का सब्जेक्ट होता है। इसमें आपकी बेसिक कैलकुलेशंस, आपकी कॉमन सेंस, क्वेश्चंस को समझने की, आकृति को समझने की, इस एबिलिटी को आपको देखा जाता है, और आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं मेरे लाडलो, तो जीके जीएस 5 मिनट का खेल होता है सिर्फ। या तो आपको पता है या आपको नहीं पता।
आपको पता है तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, और नहीं पता तो आप क्या करोगे, या तो तुक्के लगाओगे या क्वेश्चन को स्किप करोगे। तुक्के लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग में चली जाएगी चीजें, और स्किप करोगे तो नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे, और अपने उतने ही स्कोर आप कर पाओगे जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन 5 मिनट में आराम से हो जाता है, 5 से 7 मिनट इसमें लगते हैं, सिर्फ ज्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। और इंग्लिश के क्वेश्चन भी 10 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं। तो इस टाइम टेबल के हिसाब से आपको अपना जो टाइम टेबल है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है सब्जेक्ट वाइज। क्लियर है बात? आप देखोगे कितने मिनट हो गई, पूरी 60 मिनट्स हो गई है, 1 घंटे का काम हो गया। ठीक है, और किसी किसी पेपर में जिसमें 90 मिनट्स मिलते हैं उसमें तो आपके लिए और भी अच्छी बात है, 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उस 30 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो आप अपने सब्जेक्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए, अपनी कैलकुलेशन जो लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने के लिए कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो मैं आपको 60 मिनट्स के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि आपके क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाए, इस तरीके से मैं जो आपको कंप्लीट क्वांट बैच ये कराने वाला हूं। तो इस क्वांट बैच में क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या चैप्टर्स मैथ्स के अंदर में आते हैं। देखो, ये तो मेरा चैनल है आपका मैथ्स एब्स्ट्रैक्ट बाय शिवम सर। इस चैनल पे आपको सिर्फ मैथ्स के ही कंटेंट मिलेंगे। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट का जो है एक अलग से चैनल होगा जिसपे आपको सारे सब्जेक्ट्स, आपके जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, आपके प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे आपको कराए जाएंगे हमारे मेन जो है ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के चैनल पे। ये मेरा इंडिविजुअल चैनल है जिसपे आपको सिर्फ मैथ्स का ही कंटेंट मिलेगा। कौन कौन से मैथ्स का कंटेंट मिलेगा? इसमें आपको कंटेंट मिलेगा कि अगर आप एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें मैथ्स आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो आपका मैथ्स होता है उसका कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। और ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है ये भी मेरे लाडलो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट में, पहला पार्ट होता है इसका अर्थमेटिक जिसको हम बोलते हैं जनरली भाषा में, और दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है एडवांस मैथ। ठीक है, तो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, क्वांटिटेटिव मैथ्स जितने भी एग्जाम्स में पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये जो है ये यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरा कौन सा पार्ट हो, तो डिफेंस कैटेगरी के एग्जाम होते हैं। डिफेंस कैटेगरी के एग्जाम में सबसे ऊपर आपका एनडीए होता है। इसके अलावा सीडीएस होता है। सीडीएस को भी मैं यहीं पे ले लेता हूँ क्योंकि एक ही चीज है ये सीडीएस, एसएससी और सीडीएस। फर्क सिर्फ इतना है कि सीडीएस में थोड़े से क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल भी पूछे जाते हैं और एसएससी में आपके क्वेश्चन डायरेक्टली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं। क्लियर? तो सीडीएस वाला जो सिलेबस है वो इसी मैथ में क्लियर होगा। और इधर आपका एनडीए सबसे अपर मोस्ट होता है जो आपको ऑफिसर बनाता है डिफेंस कैटेगरी में। और इसके अलावा आपके अग्निवीर वाले जो फॉर्म है, अग्निवीर स्कीम के तहत जो फॉर्म निकलते हैं एयरफोर्स, नेवी, इन सभी के आपका, और एक फौज और होती है हमारी कोस्ट गार्ड। तो ये सभी जो मैथ्स इसका जो कंटेंट है वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा डिफेंस कैटेगरी में। क्लियर है बात? ठीक है, अगर आप स्कूल कॉलेज की तैयारी कर रहे हो और आपको थोड़ा सा कंटेंट समझना है, थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है, कोई डेरिवेशन कैसे निकलनी है, क्वेश्चन को डिटेल में कैसे सोल्व करना है, तो वो भी बीच बीच में अगर आप कमेंट करोगे कि सर मैं क्लास 11th में हूँ, 12th में हूँ, या मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो उसका कंटेंट भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी मेरा जो मेन फोकस है वो इस एग्जाम और इस एग्जाम पे है, ताकि यहाँ जो बच्चे अपने सपने लेकर के बैठे कि मुझे एसएससी में इंस्पेक्टर बनना है या मुझे सीडीएस या एनडीए के जरिए लेफ्टिनेंट बनना है, तो उनके सपनों को जो है मैं पूरा कर सकूं, अपना छोटा सा योगदान मेरे लाडलों में आपको दे सकूं। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अगर आपने इससे पहले, आप बिल्कुल फ्रेशर भी हो तो भी आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी, और अगर आप रिपीटर हो तो आप जो है, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन बीच बीच में चलता रहेगा, आप उसको कवर कर सकते हो। और फ्रेशर हो तो आप यहाँ से बिल्कुल कवर कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको जो कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ वो फ्रेशर के हिसाब से ही पढ़ाने वाला हूँ। हर एक क्लास बिल्कुल ऐसे ही चलेगी जैसे हमारी ऑफलाइन क्लास में चलती है। और एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन क्लास हमारी ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन क्लास का देखो एक शेड्यूल अलग होता है, ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल अलग होता है। ऑफलाइन क्लास में आप टीचर के सामने पढ़ते हो तो आपको नींद नहीं आती, ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर आपको नींद आ जाती है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते आप क्वेश्चंस की सही तरीके से। तो ऑफलाइन क्लास भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो,
तो मैथ्स का एसएससी का सिलेबस पहले देख लेते हैं। डिफेंस कैटेगरी का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका सिलेबस मैं वहां बताऊंगा। एसएससी के कौन कौन से एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा। सीजीएल प्री के लिए अभी हेल्प करेगा। अभी हम सीजीएल प्री वाला लेकर के चल रहे हैं, अभी हम मेंस को टच नहीं करेंगे। मेंस के क्वेश्चंस को टच हम बाद में करेंगे, पहले अपना बेस बनाएंगे और प्री को पास करेंगे सबसे पहले। सीएचएसएल, अगर आपने सीजीएल प्री की तैयारी कर ली तो ये समझो आपकी सीएचएसएल की भी तैयारी हो गई, ठीक है। सीएचएसएल के अलावा आपका जीडी, जो बहुत बच्चों का सपना होता है कि हम बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में जो है वर्क करें एज ए कांस्टेबल, तो जीडी एग्जाम के जरिए आप जो है एसएससी के इन फौज में, सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आप सर्विस दे सकते हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एमटीएस और सिलेक्शन फेज की तैयारी करते हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आप इस मैथ्स को पढ़ सकते हो। ये वो सिलेबस है, क्लियर है। इसके अलावा सीडीएस का भी ये सिलेबस है, और जितने एग्जाम्स होते हैं आपके, यूपी पुलिस हो गया, आपका दिल्ली पुलिस हो गया, सभी में सेम ही सिलेबस होता है। आपका DSSS हो गया आपका, और एटसेट्रा में लिख देता हूँ, जो जितने बाकी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये सब्जेक्ट आपका काम करेगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, कौन कौन से सिलेबस आता है इसमें मैथ्स में। तो मेरे लाडलो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड दो भाग में बटा हुआ है। एक तो होता है अर्थमेटिक, जैसे आम भाषा हिंदी में हम बोलते हैं अंक गणित, है ना, अंक गणित। और दूसरा होता है एडवांस, बहुत एडवांस चल रहा भाई, ये एडवांस मैथ है। तो एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ्स जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में सिर्फ अर्थमेटिक के ही क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, अब आपसे जो है एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो लेवल अर्थमेटिक का है वही लेवल एडवांस मैथ का भी है। काफी क्वेश्चन आपको जो है एडवांस मैथ से पूछे जा रहे हैं। आपको दोनों ही मैथ्स को कवर करना है, दोनों ही मैथ्स के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक। तो सबसे पहले अर्थमेटिक में हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक। तो मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अपनी अपने मीडियम के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ये हो गया आपका संख्या पद्धति। दूसरा जो इसमें चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मेरे लाडलो सरलीकरण, सरलीकरण, ठीक है। अब देखो सरलीकरण में क्या है, इस सिंप्लीफिकेशन में एक्चुअल में हम कैलकुलेशन, जो क्वेश्चंस की कैलकुलेशन होते हैं उस पर काम करते हैं। तो कुछ चैप्टर्स मैंने इसी सिंप्लीफिकेशन में ही ऐड कर लिए, जैसे आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है, वर्गमूल और घनमूल, ये भी आपका मैंने इसी चैप्टर में इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा जो है आपका सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी, ये भी मैंने आपका जो है सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में ही ऐड कर लिया, ठीक है। तीसरा हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा जी एचसीएफ एंड एलसीएम, लेसे और मैसे, एलसीएम एंड एचसीएफ, लेसे और मैसे। यहां से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फिर जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा जी परसेंटेज, प्रतिशत। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैथ्स में। मैथ्स के जो यूनिट शुरू होते हैं ये आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे क्वेश्चन आपके परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। और परसेंटेज एक टाइप से मैथ की नींव है, ठीक। फिर अगला चैप्टर हमारा परसेंटेज से ही रिलेटेड, जिसमें परसेंटेज के ही कंसेप्ट लगते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि, ठीक है लड्डू। और इसी लाभ हानि का एक सब चैप्टर होता है जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट, यानी छूट। कहीं पे दुकान पे कुछ सामान खरीदने जाओगे तो डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट वाले चैप्टर से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, डिस्काउंट के बाद हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। उसके बाद आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रों के माध्यम से जो वृद्धि करता है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? कौन सा चक्र? विष्णु जी का चक्र। विष्णु जी का चक्र घूमता है ना, पापियों के ऊपर जो मेहनत नहीं करते हैं बच्चों के ऊपर विष्णु जी का चक्र घूमता है कि ये बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, मैं इसको नौकरी नहीं दूंगा। और जो बच्चा मेहनत करता है उसके ऊपर विष्णु जी का आशीर्वाद वाला चक्र घूमता है कि इस बच्चे ने मेहनत की इसलिए इसको नौकरी मिलेगी, वो हो गया आपका आशीर्वाद वाला चक्र। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट,
ये चारों के चारों चैप्टर आपके परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं, इसमें परसेंटेज का कहीं ना कहीं जिक्र होता है, तो ये परसेंटेज के ही चैप्टर्स है सारे, ये समझ लो आप। अगला चैप्टर में यही एडवांस मैथ का नहीं लिख रहा हूँ, अर्थमेटिक का अगला चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य। अगला जो हमारा चैप्टर होगा समय कार्य के बाद, समय कार्य का ही एक सब चैप्टर होता है जिसे हम कहते हैं पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, क्लियर है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर, नौवां चैप्टर जो होगा वो होगा आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ठीक जी। उसके बाद अगला चैप्टर होगा हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण, मिश्रण कह देते हैं इसको। ठीक है। अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा एवरेज, औसत। ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी। जब भी आप मैथ्स पढ़ो या आप बिल्कुल किसी भी एग्जाम की बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करो तो अपने साथ में अपनी नोटबुक लेकर के बैठो और सारी चीज़ों को यहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसे नोट करके रखो, क्योंकि नोट्स आपके रिवीजन के काम आते हैं। समय चाल और दूरी। उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा हमारा 13 चैप्टर, ये आपका होगा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप को आप जो है पार्टनरशिप ही कह सकते हो, जिसमें साझेदारी चलती है कि भाई तेरा मेरा साझा कोई बिजनेस शुरू करते हैं। जब जॉब नहीं लगती तो ऐसे पार्टनरशिप के माध्यम से जॉब भी की जाती है और फिर पार्टनरशिप वाले बिजनेस शुरू होते हैं। और 14 चैप्टर में मिसलेनियस आ जाते हैं, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा जो चैप्टर रह गए वो आपके मिसलेनियस में हो जाते हैं। जैसे आपको अगर मुझे कैलकुलेशन सिखानी तो मैं डिजिटल सम के माध्यम से आपको कैलकुलेशन सिखा सकता हूँ, तो उसे मैं मिसलेनियस वाले चैप्टर में रखता हूँ। तो इस प्रकार से टोटल 14 चैप्टर्स है जो आपके अर्थमेटिक में आते हैं। कौन से पोर्शन में आते हैं? अर्थमेटिक में। ठीक है। अभी ये मैथ्स का आधा कंटेंट है। इस आधे कंटेंट के बलबूते भी आप काफी सारे एग्जाम पास कर सकते हो, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ अर्थमेटिक ही पूछा जाता है। एडवांस मैथ के मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप छोड़ भी सकते हो। तो अब बात करते हैं एडवांस मैथ की। मेरे हिसाब से सभी ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, सॉरी फॉर दैट। अब मेरे लड्डू बात करते हैं एडवांस मैथ के कंटेंट की। तो देखो आपका जो एडवांस मैथ है वो आपका एडवांस मैथ्स कुछ 4-5 यूनिट में है। कौन कौन सी यूनिट इसके अंदर में आती है? सबसे पहले आपकी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा एडवांस मैथ में वो पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, क्योंकि हर एक एग्जाम में काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्षेत्रमिति, जिसमें आपसे एरिया यानी क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी आयतन, सरफेस एरिया, ये सब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा जी जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। उसके बाद आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। उसके बाद आपका एक कंटेंट है एलजेब्रा यानी बीजगणित। ठीक है। और एक यूनिट और आपकी आ जाती है जिसमें आपके बार ग्राफ आ जाते हैं, आपके जो है पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो अक्सर अभी लेखपाल वाले पेपर में देखने को मिले हैं कि बार ग्राफ और पाई चार्ट से काफी क्वेश्चन आए हैं। और आपकी छठी यूनिट स्टेट्स की आ जाती है, सांख्यिकी, जिसमें होता है सांख्यिकी। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुलक वाले क्वेश्चन, मध्यिका वाले क्वेश्चन, समांतर माध्य वाले क्वेश्चन। तो इस प्रकार से टोटल 6 यूनिट है। और एक एक्स्ट्रा चैप्टर अगर कोई अलग से कोई चैप्टर आता है जैसे एपीजीपी आ जाता है तो मैं विविध मिसलेनियस में उसे रखूंगा। तो 14 चैप्टर आपके अर्थमेटिक के हो गए और 7 यूनिट आपकी एडवांस मैथ की हो गई। इतना सारा कंटेंट हमारा मैथ्स का है।
रीजनिंग से होती है हमारी वर्बल एंड नॉन वर्बल, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल किस पे कराई जाएगी, इंस्टीट्यूट वाले यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। चलो तो देखो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी और आपको सिलेबस मैंने बता दिया। अब हम आज पहले एक चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और इसकी बेसिक्स जान लेते हैं नंबर सिस्टम की। पहले हम नंबर को ही क्लासिफाई करेंगे, संख्या पद्धति को, संख्या पद्धति को पहले हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुको सभी। तो नंबर सिस्टम में आज हम सिर्फ क्लासिफाई कर लेते हैं नंबर्स का, बाकी हम नंबर सिस्टम के अगले जो यूनिट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जो हमारे नंबर्स है ये दो प्रकार के होते हैं लड्डू। एक तो होते हैं डेसिमल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं दशमलव पद्धति, ठीक, दशमलव पद्धति। और एक होते हैं जी बाइनरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं द्विआधारी पद्धति। यहां से भी पेपर में क्वेश्चन बन जाता है किसी किसी में द्विआधारी पद्धति से क्वेश्चन। ये जो दशमलव पद्धति होते हैं ना, ये तो हमारे मैथ्स वाले नंबर्स है, ये मैथ्स वाले नंबर है और ये टोटल 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 होते हैं। और जो ये हमारे बाइनरी नंबर से द्विआधारी, ये है कंप्यूटर वाले नंबर और सिर्फ ये दो ही होते हैं, एक तो 0 और एक 1। देखो कंप्यूटर जो इतना बड़ा दिमाग है वो सिर्फ दो ही नंबर को यूज करता है, एक 0 को और एक 1 को, ठीक है। तो हम किसको पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल सिस्टम को, दशमलव पद्धति को। तो देखो ये जो नंबर है ये सबसे पहले इसमें आता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इसको बोलते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, प्रकृति में पाए जाने वाली संख्या। अब जैसे आप मुझे बताओ, आप प्रकृति की चीजें हैं, प्रकृति की चीजों को आप कैसे काउंट करते हो, ऐसे करोगे ना 1 2 3। जैसे कहीं बगीचे में जा रहे हैं, वहां पर गायें घूम रही है तो आप कहोगे 1 गाय 2 गाय 3 गाय, या ऐसे कहोगे कि -1 गाय -2 गाय, ऐसे नहीं बोलोगे ना। आप कहोगे 1 गाय 2 गाय, यानी कि जो 1 से शुरू होती है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और अगर इस प्राकृतिक संख्याओं में आप लोग 0 भी ऐड कर दो तो ये बन जाएगा आपके होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 इस प्रकार से ये जो नंबर हो गए आपके कहलाएंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। तीसरा होगा आपका इंटीजर्स, पूर्णांक। अब इंटीजर्स क्या हो गए कि भाई इन प्राकृतिक संख्या में पहले आपने 0 जोड़ दी तो पूर्ण बन गई। अब नेगेटिव नंबर्स भी अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो ये हमारे बन जाएंगे क्या, पूर्णांक बन जाएंगे। 0 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक चलते हैं, अनंत तक भागे ही जाते हैं, अनंत तक चलते हैं, ठीक। अब इसमें जो ये 0 के बाद के होते हैं ये होते हैं पॉजिटिव, धन पूर्णांक बोलते हैं इनको, धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। और ये जो नेगेटिव वाले होते हैं इनको बोलते हैं ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक। तो ये 0 क्या हो गया, इस 0 के बारे में हम ये कहते हैं कि ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक। याद रखोगे बात। अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है रेशनल नंबर का। रेशनल, जिसको हिंदी में हम बड़े ही प्यार से बोलते हैं परिमेय संख्या। किससे बोलते हैं, बड़े ही प्यार से बोलते हैं परिमेय संख्या। तो मेरे लड्डुओं ये जो परिमेय संख्या होती है इसके नाम में छिपा हुआ है रेशो। रेशो मतलब अपोन में आना, यानी कि जो संख्या p बटे q के रूप में रहती है, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में रहती है, जो संख्या भिन्न के रूप में रहती है, अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो संख्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में रहती है, ऐसी सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जिसमें ये जो हर है ना हमारा q, ये 0 नहीं होना चाहिए भाई। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में काम आ जाती है कई बार। 0 से हम किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिटरमिनेट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, जिसे हम अनंत बोलते हैं, ठीक है।
जीरो सबसे डिवाइड हो सकती है, जीरो एक से भी डिवाइड हो सकती है, दो से भी हो सकती है, तीन से भी हो सकती है, कितने से ही कर लो जीरो ही आएगा। जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे जीरो ही आएगा, लेकिन किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, वो नॉट डिटरमाइंड आ जाएगा, वो अनंत आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे सभी नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? परिमेय नंबर्स कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसकी दूसरी वैल्यू ये भी है, दूसरी डेफिनेशन, कि अगर जैसे मैं ये कहता हूं कि 10/3, मतलब अगर आप 3 से 10 को भाग दोगे तो क्या आएगा? भाग देगा, बताना कितना आएगा? भाग देगा आएगा 3.333333333 आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा कहीं। तो आप देख रहे हो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, रिपीट, और नंबर कहीं रुक भी नहीं रहे। जो नंबर रुकते नहीं ना उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। बच्चे भी नहीं रुकते ना कई बार, उन्हें कहते हो ऐसा करो, करते ही नहीं, रुकते ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नंबर। और रिपीट को दूसरी भाषा में हम रिकरिंग भी बोल देते हैं, यानी कि बार बार दोहराया गया है, रिकरिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो रिकरिंग होते हैं दशमलव के बाद, या फिर नॉन टर्मिनेट या टर्मिनेट होते हैं, ऐसे सभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। बात क्लियर हुई? और ये जो रिकरिंग नंबर होते हैं ना, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 0.333, बार बार 33 आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर ये डंडा सा खींच दो, इस डंडे से खींचे हुए को बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। तो 0.3 का बार का मतलब हो गया कि 3 का बार बार आना, बार मतलब बार बार आना। क्लियर है बात? तो ऐसे सभी नंबर, ये भी एक प्रकार की फ्रैक्शन है। अगर कहीं नंबर लिखा हुआ है 0.3 का बार, इसका मतलब ये क्या है? ये एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, कैसी फ्रैक्शन है ये? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ये। ठीक है, इनडेफिनेट फ्रैक्शन है ये। चलो इतनी बात आगे समझ में, रफ कर दूं यहां तक, आगे बढ़ूं आपको लेकर के। कदम कदम बढ़ाए जा, उंगली पकड़ के जैसे बच्चे को चलना सिखाया जाता है ना, ऐसे आपको मैं उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी कि आपको चलना या दौड़ना या सबसे आगे निकलना। अपरिमेय संख्या अगला आता है हमारा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। अब ये इर्रेशनल क्या बोला है? इर्रेशनल जैसे अभी पिछली डेफिनेशन आपने पढ़ी कि रिपीटिंग नंबर, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं तो दशमलव के बाद रिपीट ही नहीं होते, हुआ ही नहीं जाता उनसे रिपीट। जैसे √2 की आप वैल्यू रखोगे तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, और इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है ये। जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है ये। तो आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि दशमलव के बाद ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे आप पाई की वैल्यू लो, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1416, इस तरीके से आगे बढ़ती है ये। तो क्या ये भी दशमलव के बाद रिपीट हो रहे हैं? नहीं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग। तो दशमलव के बाद जो नंबर रिकरिंग नहीं होते, रिपीट नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं और कहीं नहीं रुकते, ऐसे सभी नंबर क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है जी, क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। बात क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर हम पाई को तो 22/7 लिख देख रहे हैं, करते हो ना ऐसा? एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप पाई को 22/7 लिख दो, और 22/7 तो देख लो सर P/Q की फॉर्म में लिखा गया, तो फिर तो ये रेशनल होना चाहिए था। वाई इट इज इर्रेशनल? तो लड्डू इर्रेशनल इसलिए है क्योंकि पाई की वैल्यू डायरेक्ट बराबर, एक्यूरेट बराबर नहीं होती। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है 22/7 के। 22/7 की वैल्यू यहां तक बराबर होती है, उसके बाद चेंज हो जाती है, जबकि पाई की वैल्यू अलग होती है, यहाँ के बाद में 3.1416 ऐसे चलती है। तो ये लगभग बराबर होती है, बस हम सवालों को सोल्व करने के लिए पाई की जगह पे 22/7 रख देते हैं, वरना ये वैल्यू लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो पाई हमारा क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर मैं एक रेशनल नंबर को जोड़ दूं और एक इर्रेशनल नंबर को जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? ये भी एक इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे
कि एक रेशनल को जोड़ने पर एक इरेशनल को जोड़ने पर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। और अगर मैं एक इरेशनल को जोड़ दूं दूसरा भी इरेशनल ले लूं, दूसरा भी ए में ले लूं तो क्या आएगा, तो भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ये भी क्या है, एक, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ठीक है, तो याद रखूंगा ये बात। अच्छा जी, अगला सवाल, अगला पॉइंट, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स बोलते हैं इनको, रियल, असली में। तो वास्तविक संख्या के बारे में मैं बच्चों को एक ही बात बताता हूँ कि धरती पर आपके जितने भी नंबर्स है वे सभी नंबर रियल नंबर है। तो हम ये कहते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये सभी नंबर कैसे हैं, रियल नंबर है। जैसे हम लेते हैं इंटीजर में माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी, तो ये भी रियल नंबर ही है। कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर तो सारे ही नंबर हो गए। इससे ऊपर मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वे सारे के सारे रियल नंबर ही है। अंतर सिर्फ इतना है पूर्णांक में और रियल नंबर में कि यहाँ 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं, अनंत, बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो वे सभी नंबर्स भी रियल नंबर में आएंगे, लेकिन वे सभी नंबर पूर्णांक में नहीं आएंगे, इंटीजर्स में नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.66, ऐसा आगे बढ़ता रहता है ये। या फिर इसको मैं कह सकता हूँ कि 2/3 की वैल्यू होती है 0.6 का बार। ठीक, तो 2/3, ये 2/3 भी जो है आपका एक रियल नंबर है। वैसे तो ये रेशनल नंबर भी है, तो इसका मतलब रेशनल नंबर भी अपने आप में रियल है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात सभी को? ये हो गए रियल नंबर। इसके अलावा एक चीज और आप पढ़ लो कि इमेजिनरी नंबर भी होते हैं लड्डू, काल्पनिक संख्या बोलते हैं उनको। इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी। अब ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन समझ लो आपके सिलेबस में नहीं है ये सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या। होते क्या है इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर जैसे आपने √2 पढ़ा, और अगर मैं ऐसे लिख दूं √-2, तो जब भी माइनस रूट के अंदर आता है तो इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये डिफेंस कैटेगरी के सिलेबस में है। ठीक, क्लियर होगी बात? और एक वास्तविक संख्या और जब काल्पनिक संख्या बनती है तो बनती है एक सम्मिश्र संख्या, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो कुछ राहत से मिली है, कुछ तो सिलेबस में नहीं है, इतना सारा सिलेबस दे रखा। अब इन्हीं नंबरों में से कुछ और नंबर को और डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे 8वां पार्ट में लेता हूं सम संख्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। इवन नंबर्स, सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से भाग हो जाए, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक, या जिन संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, वे सभी नंबर्स हमारे कैसे होंगे, इवन नंबर्स होंगे। राइट। फिर हमारी विषम संख्या, भाई विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स। अब सम संख्या और विषम संख्या, ओड नंबर्स क्या होंगे, जो 2 से भाग ना हो, जो 2 से भाग ना हो। अब 2 से भाग कौन से नहीं होंगे, 2 से भाग जो ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी नंबर ऐसे हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते। ऐसे सभी नंबर हमारे ओड नंबर कहलाएंगे। फिर आता है जी एक अभाज्य संख्या, ये बहुत अच्छी चीज है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य है, जो किसी से विभाजित ना हो, जो किसी से ना कटे, जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर हो। भाई या तो वो जो है 1 से कटता हो, या फिर जो है इटसेल्फ यानी अपने आप से कटते हो। ऐसे सभी नंबर मेरे अभाज्य संख्या होगी। ठीक, अभाज्य संख्या कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है? जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11। 9 एक विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 से कट जाती है। 11 हो गया आपका, 13 हो गया। इस प्रकार से आपकी अभाज्य संख्याएं बनती है। और अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक,
टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने? 25। टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से लेकर के 50 तक, 1 से 50 तक होते हैं आपके 15 प्राइम नंबर, और 50 यानी 51 से लेकर के 100 तक होते हैं आपके टोटल 10 प्राइम नंबर। कितने होते हैं? 10 प्राइम नंबर। ठीक है। अगला आता है हमारा कंपोजिट, भाज्य संख्या बोलते हैं जिसको, भाज्य, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर मेरे लाडलो जो किसी न किसी से भाग हो जाए, जो किसी न किसी से कट जाए, या जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर जिसके होते हैं उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है आपका 4। इस प्रकार से जितने भी नंबर होंगे वो होंगे आपके सारे कंपोजिट नंबर। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ और बात ध्यान रखेंगे हम प्राइम नंबर से रिलेटेड, कि कई बार क्वेश्चन बन जाए कि बताओ चलो 30 से लेकर के 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब आप कहोगे सर ने तो 1 से 50 तक बताई थी, सर ने तो 51 से 100 तक बताई थी, तो 30 से 70 तक कैसे निकाले? तो आप अभाज्य संख्या निकालने के लिए एक कोड याद रखेंगे। वो कोड क्या है? अभाज्य संख्या निकालने के लिए आप एक कोड याद रखोगे, 44, 22, 32, 23, 21। क्या है कोड? 44, 22, 32, 23, 21। ठीक, 44, 22, 32, 23, 21 क्या मतलब है? 1 से 10 तक 4 है भाज्य संख्या, फिर 11 से 20 तक आपकी 4 अगली 4 है भाज्य संख्या, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। 91 से 100 के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है। ठीक, अब मेरा सवाल ये है मेरे लाडलो कि 30 से 70 के बीच, 30 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्या? तो 30 से 70 आप कैसे काउंट करोगे? देखो 0 से 10, फिर 10 से 20 और 20 से 30, यहां तक तो छोड़ दो, हमें चाहिए 30 से 70। तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, बस यही तो पोर्शन है सारा। इन सबको जोड़ दो, 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9, तो टोटल कितनी है भाज्य संख्या हो गई? 9 है भाज्य संख्या हो गई। बोलो क्लियर है क्या बात? कितनी हो गई? 9 है भाज्य संख्या हो गई। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं अगला सवाल, अगला सवाल यह है कि 20 से लेकर के 80 तक कितनी है भाज्य संख्या हो गई? तो 20 से 80 तक क्या है भाई? ये 30 से 70 तक यहाँ थी, 80 वाला ये भी जुड़ेगा और 20 वाला ये भी जुड़ेगा, तो 9 तो यही बैठ रही थी, 9 तो 11 और 3 14। तो कितना आंसर हो गया कि 14 है भाज्य संख्या होगी 20 से 80 तक। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। अब अगला सवाल आ जाता है कि व्हाट इज सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। को प्राइम सह अभाज्य, देखो सह अभाज्य संख्या वे होती है जिनका एचसीएफ, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका जीसीडी, जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे अगर मैं लेकर के चलता हूं 3 और 5, तो 3 और 5 इनका जीसीडी कितना है, इनका एचसीएफ कितना है? एक ही है, दोनों के बीच ऐसा कोई नंबर ही नहीं बैठा जो इन दोनों को काट दे। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएगी? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है बात? एक संख्या होती है हमारी परफेक्ट, ठीक, पूर्ण संख्या कह सकते हैं, परफेक्ट, संपूर्ण कह सकते हैं, परफेक्ट नंबर्स। अब ये परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर होते हैं मेरे लड्डुओं की जो किसी संख्या का फैक्टर है। अगर मैं किसी संख्या के फैक्टर्स करता हूं और उन फैक्टर्स का सम उसी संख्या के बराबर आ जाए, जैसे मान लो 6 है, 6 के फैक्टर क्या हो गए भाई? 1 से भी कर सकता है, 2 से भी, 3 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है, 6 भी एक इसका फैक्टर है। लेकिन खुद को छोड़ करके अगर मान लो जो है 3 2 5 और 1 6, इनका जोड़ 6 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है? एक परफेक्ट नंबर है।
एक परफेक्ट नंबर है। बोलो बात क्लियर है? तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया अबाउट नंबर्स। मैंने नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। इसके अलावा मैंने सिलेबस डिस्कस किया, आप लोगों से रिवीजन स्ट्रेटेजी डिस्कस की, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी बना करके 1 मिनट में एक क्वेश्चन को करना है, इस हिसाब से आपको पेपर की तैयारी करनी है। सारा कंप्लीट क्वांट बैच आपको यहाँ पे कराया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन या लाइब्रेरी में बैठ करके, या दूर से है जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। हालांकि हमारी ऑफलाइन फीस भी इतनी महंगी नहीं है, सस्ती ही है। ऑनलाइन और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद जितना आपका एवरेज निकलेगा ना, उससे भी कम ही है हमारी ऑफलाइन फीस। ठीक, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देते हैं। तो अगर आप बड़ौद क्षेत्र के किसी भी आसपास के गांव से या शहर से बिलोंग करते हो तो न्यू तक्षशिला इंस्टीट्यूट आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, टीचर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस क्लास में ही आपकी टीचर के सामने ही कराई जाएगी, सारे डाउट सारे क्वेश्चंस आपके ऑफलाइन बैच में होंगे, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे दूर से है या जिन्होंने रिवीजन करना है या सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ना है, कुछ बच्चे होते हैं जो गाँव से नहीं आ पाते घर से, ठीक, उनके घर के भी काम होते हैं, तो आप जो है हमारे YouTube चैनल से जुड़ करके आप कंटेंट ले सकते हो। इस चैनल पर मैथ्स का काफ़ी कंटेंट मिलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो और मैथ्स को पढ़ना चाहते हो। जय हिंद एवरीवन।